तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश और एफएनओ जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। इस शो में हम तमाम एफएनओ के बारे में बात करेंगे कि एफएनओ के पूरे यूनिवर्स में हो क्या रहा है, कहां पे एक्शन देखने मिल रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ कौन से वो शेयर्स है जहाँ पे देखने मिल रहा है लॉन्ग बिल्डअप, जहाँ पे देखने मिल रहा है शॉर्ट बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। किस तरह का एक्शन है पूरे एफएनओ स्पेस में इस पूरे आधे घंटे में आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं कि मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। तो आप देखिएगा अच्छी तेजी है लगातार 3 दिन से, पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो हम एक रेंज बॉन्ड मार्केट में थे। आज भी नो डाउट रेंज वही है, लेकिन हाँ ऊपर की रेंज थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो करीब करीब 23,050 के आसपास जाके निफ्टी फिर से वापस आया है। लेकिन आप फ्यूचर्स में देखिएगा निफ्टी का फिलहाल लेवल जो है वो करीब 23,030 के आसपास का है। ये मैं कह रहा हूँ फेब के आसपास, फेब का जो फ्यूचर है उसके बारे में। वहीं मार्च के फ्यूचर्स देखेंगे तो 23,170 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है वो आज आपको साफ नजर आएगा, और ऐसे ही मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी देखने मिलेगा। वहाँ आप देखिएगा स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2.5% के आसपास के गेन से मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% के आसपास की अच्छी तेजी देखने मिल रही है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास के गेंस जो है वो आपको बैंक निफ्टी में भी देखने मिल रहे हैं। तो चौतरफा खरीदारी देखने मिल रही है। एक दो सेक्टर जहां पे गिरावट है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक तो फार्मा है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि टैरिफ वो लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है फार्मा सेक्टर पे। और साथ ही साथ कुछ हद तक आईटी सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। तो ये दो सेक्टर्स है जो थोड़े दबाव में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी खरीदारी जो है वो आज के मार्केट में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए तो फिर एफएनओ जंक्शन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले कल का रिपोर्ट, आज का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं कि कैसा है कल का रिपोर्ट कार्ड, किस तरह से था। चलिए, तो कल हमारे गेस्ट थे प्रशांत सावंत, और इन्होंने कौन से ट्रेड दिए थे और वहां पे किस तरह का एक्शन देखने मिला ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए इन्फो एज, ये इन्होंने दिया था करीब करीब 2.5% के आसपास के, वहां पे अच्छे खासे रिटर्न्स जो है वो आपको देखने मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, ये बैंक वैसे भी लगातार लोगों के रडार पे है, और कल हमारे गेस्ट ने आपको यहाँ दिया था कि एचडीएफसी बैंक में आप खरीदारी करके चलिएगा। आप देखिए 1% के आसपास के रिटर्न, और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज में अगर आपको इस तरह के रिटर्न देखने मिले तो क्या बात है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न देखने मिले। एसीसी नो डाउट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इस स्टॉक में खाली अगर आपको देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बाकी अगर आप देखें तो दोनों स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन कमाई जो है वो आपको हमारे गेस्ट ने यहाँ पे करवा के दी है, और हमारे गेस्ट कल थे प्रशांत सावंत जिन्होंने ये हिट कॉल्स दिए थे। लेकिन चलिए फिर आज मार्केट में क्या करना चाहिए और किस तरह का एक्शन आज देखने मिला, और इस एक्शन में क्या आज ये ब्रेकआउट है या फिर अभी भी रुक जाए, ये समझते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। एडलटिक के आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर लगातार हम देख रहे हैं 3 दिन से रेंज वही थी, नीचे 22,800, ऊपर 23,000 के आसपास, लेकिन 23 को पार नहीं कर पा रहे थे। आज पार किया है, तो क्या ये ट्रेंड बदला है कि अभी भी रुके और वो क्लोजिंग का कन्विक्शन चाहिए होगा। और साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो 23 के पार निकल चुके हैं, तो इस तरह सलाह क्या होगी आपकी, यहाँ पे आप मार्केट पे बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार का जो नेचर है अभी थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है। आज भी हमने देखा कि एक तेजी का अटेम्प्ट किया, फिर बाद में एक गिरावट, फिर वापस तेजी। तो एक डिक्लेरेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे बाजार में कि बाजार इसी तरफ चलेगा या उसी तरफ चलेगा। बट अभी जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है हायर हाई हायर लो बन रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। तो टेक्निकली एक पॉजिटिव संकेत है, और जो स्मॉल कैप स्पेस है, मिड कैप स्पेस है, इतने दिन से लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही थी, आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा बुलिश नजरिया बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे पॉकेट्स है वो बहुत दिन की गिरावट के बाद आज तेजी का साइन बता रहे। तो ये ओवरऑल बाजार का टेक्सचर काफी पॉजिटिव है।
इन जनरल देखा जाए तो मुझे लगता है कि नजरिया न्यूट्रल टू तेजी का ही बनाना चाहिए। ऊपर के लेवल पे थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते रहे, क्योंकि बाजार की इस तरीके की चाल रह रही है कि तेजी करता है, फिर गिरावट करता है, फिर थोड़ी तेजी आती है, तो थोड़ा चॉपी नेचर है बाजार का, बट ओवरऑल टेक्सचर काफी पॉजिटिव लग रहा है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई मार्केट पे। वैसे तो अनुराग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आदित्य जी एक क्विकली मुझे आंसर दीजिएगा, किस लेवल के ऊपर जाएगा निफ्टी तो मैं इसको ब्रेकआउट मानूं? ब्रेकआउट ही है। जो प्रीवियस 23,000 है, इसके ऊपर अगर बाजार स्टेबलाइज करता है तो एक ब्रेकआउट का ही यहाँ पे नजरिया बनाना चाहिए। बट देखिए, एफआई की तरफ से लॉन्ग इतने बने नहीं है, तो बाजार में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है डेरिवेटिव डेटा में। बट टेक्निकली बात करें तो 23,000 के ऊपर जैसे जैसे बाजार टिक रहा है, वैसे वैसे जो शॉर्ट लोगों ने किया था उनको कवर करने पड़ेंगे अपने शॉर्ट, तो बाजार में मोमेंटम बिल्डअप करेगा। और अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, तो वहां पे भी आप देखिए कि टेक्निकली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे 15,500 के, वो भी क्रॉस हुए। तो जब तक 15,500 है, तब तक एक पॉजिटिव नजरिया बनाना चाहिए। ये सारे लेवल्स को एक लक्ष्मण रेखा की तरह मानना चाहिए। जब तक बाजार ऊपर रहे तब तक व्यू पॉजिटिव रखे, जब नीचे आए तो थोड़ा सा कॉशियस रखे। तो इस तरीके के माहौल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादातर हेल्पफुल रहती है। तो ट्रेंड के साथ बेसिकली आपको चलना है, और 23,000 के ऊपर अगर आते हैं और टिक जाते हैं, क्लोजिंग हो जाती है, तो शायद ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट होगा। चलिए, आदित्य जी से तो हम और बातचीत करेंगे मार्केट पे, लेकिन उसके पहले जैसे कि मैंने कहा था कि अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनुराग जुड़े हैं तो आप समझ लीजिएगा बड़ी खबर होगी इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वो क्लोजली ट्रैक करते हैं इंश्योरेंस को। और इंश्योरेंस रिफॉर्म प्रक्रिया दरअसल फिर से शुरू करने के लिए IRDAI ने एक नई उच्च स्तरीय कमेटी जो है उसको बनाया है। क्या है ये पूरी खबर और इसका क्या इम्पैक्ट है, आपको कौन बेहतर समझा पाएगा अनुराग के अलावा? अनुराग, बताइए क्या है ये पूरी खबर? देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर जो इंश्योरेंस के रिफॉर्म थे, जिसमें माना जा रहा था कि जो सेकंड हाफ है बजट सेशन का, जो 10 मार्च से शुरू होना है, वहां पर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा और इंश्योरेंस रिफॉर्म की जो है वो मोहर लग जाएगी, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम करना, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के द्वारा भी बताई गई थी कि इस पे इंटर गवर्नमेंटल जो कंसल्टेशन है वो पूरा कर दिया गया है। लेकिन IRDA के द्वारा अब एक नई हाई पावर कमेटी बनाई गई है इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के लिए, और इस कमेटी को चेयर करेंगे SBI के पूर्व चेयरमैन दिनेश खरा, और 7 मेंबर ये कमेटी है। अगर मैं इन 7 मेंबर कमेटी के नाम बताना चाहूँ, N कन्नन जो पूर्व MD एंड CEO है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, राकेश जोशी जो पूर्व मेंबर है IRDA के, इसके अलावा गिरीश राधाकृष्णन जो पूर्व CMD है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, आलोक मिश्रा MD एंड CEO MFIN के, और L विश्वनाथन जो कि कानून के जानकार है। तो ये जो 7 मेंबर कमेटी है, ये 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट रेगुलेटर को सौंपेगी। रेगुलेटर के द्वारा फिर रिकमेंडेशन जो है वो वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे, और वित्त मंत्रालय जो है फिर एक बार फिर पब्लिक कंसल्टेशन की प्रक्रिया को करेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है 2022 के अंदर भी हुई थी, और नवंबर 2022 में ड्राफ्ट बिल आया था। तो एक बार फिर से ये प्रक्रिया को दोहराया जाएगा, और जो माना जा रहा था कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट का जो बिल है वो जल्द ही पास हो जाएगा और इंश्योरेंस रिफॉर्म पे मोहर लग जाएगी पार्लियामेंट की, लेकिन अब उसमें देरी होते हुए दिख रही, क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड, लॉन्ग एक्सपेक्टेड रिफॉर्म थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, जिसका इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में और देरी होगी, और इसकी जो प्रक्रिया है को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये है वो एक्सक्लूसिव जानकारी इंश्योरेंस को लेके जो अनुराग हमारे तक पहुंचाते हुए। एक नई कमेटी जो है उसका गठन हो रहा है, नो डाउट। रिफॉर्म की बात जो अनुराग देखिए कि 2022 में इसको इनिशिएट किया गया था, लेकिन अब एक कमेटी जो है उसको बनाया गया है। तो शुक्रिया अनुराग, ये पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और आपसे बेटर इंश्योरेंस कौन समझता है? मुझे याद है 2 दिनों पहले भी FM से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब आपने काफ़ी अहम सवाल जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेके पूछे थे, और वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन जवाब जो है वो FM और बाकी जितने लोग थे वहाँ पे उनके तरफ से आया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी डिटेल हम तक पहुँचाने के लिए। तो इंश्योरेंस से जुड़े हुई कोई भी खबर है तो ET Now स्वदेश से वो मिस नहीं होगी, और अनुराग पल पल की जानकारी जो है वो आपको देते रहेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टॉक्स जो है उनके ऊपर करते हैं फोकस, और सबसे पहले उन स्टॉक्स पे फोकस
करते हैं जहां पे लॉन्ग बिल्टअप देखने मिल रहा है। चलिए, और लॉन्ग बिल्टअप हमें आज देखने मिल रहा है जोमेटो के शेयर में। अच्छी तेजी इस काउंटर पे देखने मिल रही है, 4-4.5% के आसपास के गेंस है। इसके अलावा एमसीएक्स देखिए करीब 3.5-4% के आसपास के गेंस यहाँ भी है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनमें थोड़ी तेजी देखने मिल रही है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए 3.5% के आसपास के गेंस जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। आदित्य जी, इन तीनों स्टॉक्स को देखिएगा, लॉन्ग बिल्टअप देखने मिला, खासकर जोमेटो लगातार गिरते गिरते 230 के 220 के नीचे भी इनफैक्ट जा चुका था, अब वहां से थोड़ा रिवर्सल आ रहा है। तो क्या लगता है जोमेटो और बाकी दोनों स्टॉक्स पे भी बताइए सर। बिल्कुल, देखिए वरुण जी, ऐसा लग रहा है कि फरवरी महीने में लोगों ने काफी फूड वूड ऑर्डर किए हैं, तो बिल्कुल लॉन्ग बिल्डअप के संकेत जोमेटो पे दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस हिसाब से अपमूव आया है, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक तेजी दिखा रहा है, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग साइड में। तो बिल्कुल यहाँ पे नजरिया पॉजिटिव रहेगा। बट ऊपर की साइड जो हर्डल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं मूविंग एवरेजेस पे, जो 240 242 के आसपास प्लेस्ड है, तो वो एक हर्डल रहेगा नेक्स्ट। बट उससे पहले अभी जो 234 चल रहा है, यहाँ पे संकेत पॉजिटिव है, अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे मोमेंटम के साथ भाग रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए। 220 का लेवल जब तक है ऊपर कायम, 220 का स्टॉप लॉस है, तब तक यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए। और दूसरे स्टॉक की आपने बात करी ईयू बैंक की, आई थिंक बैंकिंग में अच्छा बज़ चल रहा है इतने दिन से। लार्ज कैप बैंकिंग एनबीएफसी में एक अच्छा बज़ है। और अब मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो आज वॉल्यूम देखिए, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम है ईयू बैंक में, तो ये एक नोटिसेबल चीज है। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग के संकेत दिखते हैं। और एमसीएक्स में अगर आप देखें तो बीएससी में भी आज बड़ा मूव है, बट एमसीएक्स में थोड़ा सा म्यूटेड मूव है और थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ घिरा हुआ है। 5600 से 5700 एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बट बाकी दो कैंडिडेट के लिए अच्छा ऊपर रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर रनवे बनता है, तो वो दो अच्छे कैंडिडेट लगते हैं मुझे लॉन्ग साइड में। तो एमसीएक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही साथ जोमेटो जो है ये अच्छे कैंडिडेट लग रहे हैं यहाँ से लॉन्ग्स के लिए। सर, एयू का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? ईयू बैंक की अगर हम बात करें तो फिर इसमें स्टॉप लॉस रहेंगे 490 के, और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 550 से लेके 565 के। 50 से 565 के आसपास के लेवल जो है वो आपको यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने मिल सकते हैं। लेकिन सर, आपने कहा कि लोग जोमेटो से बहुत ऑर्डर कर रहे हैं, शायद लोग एसी भी बहुत खरीद रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हमें वोल्टास में देखने मिल रही है सर, और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज और आईआरएफसी भी। इस पर भी बताइए सर, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कुछ दोस्तों से मिल रहा था, बात कर रहा था, वो बता रहे कि इस बार मुंबई में गर्मी थोड़ी सी दिख रही है, और काफी सारी जगह गर्मी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो यही सीजनल पैटर्न दिख रहा है, लोगों को थोड़ा चिल करना है लगता है, इसलिए वोल्टास में भी एक अच्छा मूव दिख रहा है। स्टॉक एक अच्छी रफ्तार दिखा रहा है, तो बिल्कुल वोल्टास में शॉर्ट कवरिंग के संकेत है, 4% स्टॉक प्लस है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है 1280 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1210 का, और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 1350 के। तो शॉर्ट कवरिंग ये एक अच्छा कैंडिडेट है। और बाकी आपने बात करी आईआरएफसी और गोदरेज प्रॉपर्टी। राइट सर। आई थिंक प्रॉपर्टी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बिकवाली थी। अभी मुझे लगता है कि उस स्पेस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सेलिंग के साथ स्टॉक्स गिरे थे, तो फिर ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक स्टॉक के लिए हर्डल रहेंगे, तो गोदरेज प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक इन तीनों में से वोल्टास एक अच्छा कैंडिडेट है। चलिए, तो गर्मी पड़ रही है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है एसी शेयर्स में, और खासकर वोल्टास में अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने मिली है। तो यह राय आती हुई आपके लिए बाकी सारे स्टॉक्स पे है। स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जहां पे शॉर्ट बिल्टअप या फिर ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। चलिए, और जाहिर सी बात है आज दो सेक्टर तो ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली है, एक तो फार्मा और एक आईटी है, और उसमें देखिए ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट जो है
वो देखने मिल रही है करीब करीब 3% के आसपास की, और टीसीएस में 2% की गिरावट है और अच्छे खासी ताज़ा बिकवाली या फिर शॉर्ट बिल्टअप जो है इन स्टॉक्स पे है। और साथ ही साथ अडानी ग्रीन यहाँ पे भी आप देखिए करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। सर बताइए, इन तीनों स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप देखने मिल रहा है, आपकी क्या राय है इन तीनों स्टॉक्स पे? देखिए इन तीनों स्टॉक में से मुझे लगता है कि टीसीएस में ज्यादा वीकनेस है। बट बात यह है कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे ही है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा स्टॉक को अपना सपोर्ट ब्रेक करना। बट तीनों में से अगर कन्विंसिंग या फिर बेटर कैंडिडेट शॉर्ट की साइड टीसीएस रहेगा, बट उसमें भी अ, अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि सपोर्ट पे है स्टॉक। तो 3780 ब्रेक करे तो ही यहाँ पे एक मंदी का व्यू बनाए। अदरवाइज ट्रेंड अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है न्यूट्रल है। और बाकी के स्टॉक में भी ज्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है क्योंकि बहुत मोमेंटम के साथ स्टॉक गिर नहीं रहे, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हाल फिलहाल मैं कहूंगा कि अभी इन स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करें, अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा शॉर्ट की साइड। ओके, तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करना है क्योंकि शॉर्ट के साइड पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। देखिए, फार्मा स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फार्मा की खबर आई उसके बाद इस तरह की गिरावट देखने मिली, और उसके बाद भी शॉर्ट का कन्विक्शन नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि देखते हैं कि इनमें रिवर्सल आता है कि नहीं। अ, अब ये देख लेते हैं कि कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो उन स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, देखिए फिर से एक बार फार्मा स्टॉक है इप्का लैब्स में, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है, करीब 1% के आसपास की गिरावट है। नवीन फ्लोरिन यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल रहा है, करीब 1% के आसपास का। और बाटा इंडिया यहाँ पे देखिए 1.5% की गिरावट है, और बाटा इंडिया पिछले कुछ दिनों में चला था 1400 के आसपास गया था, वहाँ से देखिए अब लगातार गिरावट देखने मिल रही है। सर नो डाउट आपने कहा कि फार्मा स्टॉक्स में अभी जैसे कि ऑरबिंदो की बात की हमने, वहाँ पे आपको अभी शॉर्ट का कन्विक्शन नहीं है। इप्का लैब्स देखिए सर, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे लोग अपने सौदे छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें? और साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन और बाटा इंडिया, इसमें भी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए अगर फार्मा के काफ़ी सारे काउंटर्स में देखिए मॉर्निंग के जो लोज़ हैं वहाँ से एक बेहतरीन रिकवरी है। सेम इज़ ट्रू फॉर इप्का लैब्स। इप्का लैब्स में भी आज स्टॉक ने लो लगाए, अपने मूविंग एवरेज को छू के स्टॉक ने अच्छा उछाल दिया। औरोबिंदो में भी यही देखने को मिला, इसलिए फार्मा में एक कन्विक्शन हाल फिलहाल नहीं आ रहा अनटिल अनलेस नया एक ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी एक अवॉइड का व्यू रहेगा। और आज बाजार में स्ट्रेंथ लौटी है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा लेट है पार्टी में शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि आप देखिए 1 महीने से बाजार में शॉर्टिंग का ट्रेंड चल ही रहा है। बट अभी ऐसा लगता है कि शॉर्टर पार्टी में थोड़ा-सा अभी जो एंटर कर रहे हैं, पार्टी खत्म हो गई है फिर एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता है। बाटा में शॉर्ट के साइन बने हैं, बट अगेन जो 1250 से लेके 1270 का ये एक सपोर्ट का जोन है बाटा के लिए। तो कंपैरेटिव टू 3 मुझे लगता है बाटा एक बेटर कैंडिडेट है शॉर्ट के लिए। बट इसमें भी अगर लो जो 1260 का ब्रेक होता है तो ही यहाँ पे एक शॉर्ट का नजरिया बनाए, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1300 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1220 के। तो ये कंपैरेटिवली बेटर कैंडिडेट लगता है लॉन्ग अनवाइंडिंग में। बट स्टिल मुझे थोड़ा-सा कन्विक्शन मिसिंग है। 6 स्टॉक जो हमने शॉर्ट की साइड डिस्कस की उसमें से बाटा सबसे बेटर लगता है उन तीनों स्टॉक्स में से। और तभी मंदी का व्यू बना है अगर 1260 टूटे, अभी 1264.30 चल रहा है। तो 1260 अगर टूटेगा तो यहाँ मंदी का आप मूड बना सकते, फिर 1220 का लेवल देखने मिलेगा और 1300 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। सर इप्का लैब्स का जरा लेवल्स एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मैं मिस कर गया शायद। इप्का लैब्स में भी मैंने यही बोला कि शॉर्ट अभी नहीं बन रहा है क्योंकि मॉर्निंग से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो फार्मा में मॉर्निंग में मंदी थी, बट जो बाइंग लौट के आ गई, तो मुझे लगता है कि बेयर्स अभी भी थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, तो अभी फिलहाल शॉर्टिंग के लिए इसे भी अवॉइड करें। शॉर्टिंग के लिए फिलहाल इप्का लैब्स को अवॉइड करना है, नो डाउट। स्टार्टिंग में दिन की जब शुरुआत हुई थी तो इन सभी स्टॉक्स में गैप डाउन देखने मिला था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत रिकवरी जो है इन स्टॉक्स में हुई है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। चलिए सर, आपने कह दिया कि इनमें तो कन्विक्शन है नहीं ना शॉर्ट करने का, तो अब ये बताइए सर कौन से स्टॉक्स पे फिर नज़र रखें? आप अपनी पिक्स बताइए सर जहाँ पे कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। देखिए मुझे लगता है कि
आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छी तेजी है और उसी में केमिकल स्पेस में आज एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो यूपीएल एक स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है कि तेजी का एक नजरिया बनाया जा सकता है। अभी स्टॉक 647.30 चल रहा है। यहाँ पे एक तेजी का मन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे 627 का और टारगेट रहेंगे इसमें 667 से लेके 675 के। ओके, तो 675 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको यूपीएल पे देखने मिल सकते हैं। अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी। आज भी अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5% के आसपास के गेंस के साथ ऑलरेडी यूपीएल ट्रेड कर रहा है 667 और फिर 675 के लेवल्स की आप खरीदारी कर सकते हैं। 627 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है यूपीएल में वो भी काफ़ी बेहतर है। चलिए अब इस शो को रैप अप करेंगे और आदित्य जी से भी यहाँ पे विदा लेंगे। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कोई डिस्क्लेमर? देखिए, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हो सकता है क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो। चलिए, शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पे अपनी राय देने के लिए और साथ ही साथ ये बेहतरीन पिक्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, तो एफएनओ जंक्शन में हमने बात कर ली है कि किस तरह का मोमेंट जो है वो यहाँ पे एफएनओ स्टॉक्स में देखने मिल रहा है, कहाँ पे है लॉन्ग बिल्टअप, कहाँ पे है शॉर्ट बिल्टअप। लेकिन मार्केट का मूड जो है वो आज थोड़ा अच्छा है, तो ये मूड कंटिन्यू होता है कि नहीं सेकेंड हाफ में, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है और ये हम आपको बताएंगे ईटी नाउ स्वदेश में, आज स्वदेश के साथ।